हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जीएन त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। और अभी तक हमने पढ़ा था पृथ्वी के अंदर एनसीईआरटी क्लास 7 में पृथ्वी के अंदर की भीतरी परतें जो होती हैं, परपटी क्या होती है, अवसादीय रॉक्स क्या होती है, सेडिमेंट्री क्या होती है। उसी तरीके से अब कोर क्या चीज़ होता है, क्रोड क्या चीज़ होता है, लावा क्या चीज़ है, ये सब के बारे में अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। हमारी बदलती हुई पृथ्वी, मतलब आकृति में जो बदलती है पृथ्वी। जब रॉक्स इधर से उधर होते हैं तो ज्वालामुखी निकलता है और परिवर्तन होता है। जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को, शॉर्ट्स में, कि सबसे पहले जैसे बीच में अंगारा लैंड, मतलब अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड से टूट के आपका नॉर्थ अमेरिका बना, गोंडवाना लैंड से टूट के आपका साउथ अमेरिका, गोंडवाना लैंड से टूट के इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बना। अंगारा लैंड से आपका यूरेशिया, मतलब ये एशिया का कुछ पार्ट, और यूरेशिया इस तरीके से बना। अफ्रीका जो अभी भी है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस तरीके से पृथ्वी हमेशा परिवर्तित होती रहती है, लाखों वर्षों धीरे धीरे परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन होता रहता है। जैसे आपका इसमें भारतीय प्रायद्वीप है, ये चाइना की तरफ हल्का सा पुश होता रह रहा है, एक प्लेट दूसरे प्लेट को दबाव डालती रहती है, क्योंकि ये सब मैग्मा के ऊपर तैरता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली थोड़ा बहुत हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो हमारी बदलती हुई पृथ्वी कैसे बदल रही है, ये आपका बॉक्स है नीले कलर में एक बगल में। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर की तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पे आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार की गति करता है। कहने का मतलब है कि गर्म पानी हल्की हो जाती है, क्योंकि उसके बीच में एयर आ जाता है दो अणुओं के बीच में, जिससे वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और ठंडा पानी इस तरीके से गर्म होता है। तो जब गर्म होता है तो बॉल ऊपर आ जाती है, और जब ठंडा होता है तो बॉल नीचे चली जाती है। तो इसी तरीके से पृथ्वी के अंदर भी परिवर्तन होता है। अब स्टार्ट करते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। मतलब ये जो पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, ये स्थल मंडल नीचे कई सारे प्लेटों में ये विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जो नीचे प्लेट्स हैं उन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग। ये नीचे एक्चुअली में कहने का मतलब ये है कि ये जो बता रहे हैं कि ये जो नीचे प्लेट होते हैं, ये नीचे मैग्मा की वजह से उस पर तैरते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर, बहुत धीमी गति से, लेकिन तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से ऊपर आकृति में परिवर्तन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिए। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। मतलब मैग्मा में जो गति होती है उसी की वजह से यह स्थल मंडल की प्लेटें भी इधर उधर होती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, सर्किल में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जब मैग्मा घूमेगा तो मैग्मा के ऊपर की प्लेट भी घूमेगी, उसकी वजह से स्थल पे परिवर्तन होगा। अभी देखिए, अफ्रीका से वो वाला हिस्सा टूट के अब जब अलग होगा तो धीरे धीरे कई लाख वर्षों बाद वो पृथ्वी की तरफ भारत की तरफ आके टकराएगा, जिसकी वजह से वहाँ भी परिवर्तन होगा। ऐसे ही पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। मतलब ये मैग्मा में जो उत्पन्न होती हैं, क्या वो किन किन गतियों के कारण होता है। जो बल पृथ्वी की आंतरिक भाग में घटित होती है उन्हें अंतर्निहित बल, मतलब एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है उसे बहिर्जनिक बल, मतलब एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बाहर लगता है उसे एक्सोजेनिक, जो अंदर लगता है उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल
कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करता है तो कभी धीमी धीमी गति उत्पन्न करता है। मतलब जब अंतर्जनिक बल जैसे भूकंप, ज्वालामुखी ये सब आएगा तो आकस्मिक हो जाता है, नहीं तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गतियाँ अंतर्जनिक बल और बहिर्जनित बल। आकस्मिक बल पटल रूपी प्रण बल एवं भूकंप, ज्वालामुखी इसके भूस्खलन, पर्वत निर्माण बल ये भी होते हैं पटल रूपी। और बहिर्जनित अपरदन और निक्षेपण के नदी मतलब उसकी वजह से भी नदियाँ भी काटती हैं। पवन, समुद्र की तरंगे और हिमनद जैसे सुनामी उनामी जो आया था उसकी वजह से भी होता है। स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। मतलब महासागर के भी नीचे प्लेटें हैं और आपका भूपट्टी पे भी है। महासागरीय प्लेटें भारी प्लेटें होती हैं और ये भी भारी, तो इस तरीके से भारी प्लेट और पढ़ेंगे बाद में कैसे क्या होता है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। एक पतला सा छेद रहेगा जिसकी वजह से मैग्मा बाहर निकलता है और बहुत सारी गैसें निकलती हैं। तो ये जैसे ज्वालामुखी पे बताए हैं, ये मेंटल है, मेंटल में ये मैग्मा कोस्ट है, ये परपटी होता है। इस तरीके से ज्वालामुखी निकलता है। एंटोजेनिक और एक्सोजेनिक जेनिक उत्पत्ति होती है। ये देखिए बॉक्स में लिखे हैं, एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। क्या आप देखेंगे जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं अपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उसमें कंपन होने लगती है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है और पृथ्वी के ऊपर की स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहते हैं। जहां से आपका कंपन उत्पन्न होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, उसे ओरिजिन बोलते हैं। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, जो उसके सबसे निकटतम होता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जहां अक्सर सुनते होंगे कि भूकंप का सेंटर यहाँ था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। एस तरंगे ये सब अभी बताएंगे बाद में। तो वहाँ पे सर्वाधिक हानि होती है। एवं अभिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। जैसे यहाँ पे भूकंप है तो यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ और कम, यहाँ सबसे कम होगा, इस तरीके से कम होता चला जाएगा। उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। जैसे ये भूकंप तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। अभिकेंद्र ये है ऊपर, ये उद्गम है लेकिन ये ऊपर वाले जगह का अभिकेंद्र। ये प्लेट सीमा है। भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एल तरंगे पृष्ठीय तरंगे होती हैं। इन तरंगों के गुण धर्म विशेष कोश से ज्ञात कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। मतलब इस तरंगों के थ्रू पता चलता है कि भूकंप कैसा होगा, कौन सी तरंगों के भूकंप ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, एल तरंगे पृष्ठीय तरंगे होती है, ऊपर की होती हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों के उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना,
गुजरात के भूकंप का बिना। ये बॉक्स में भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली है, और जिस भूकंप की तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। भुज एवं भूकंप के झटके 26 जनवरी भुज में जो भूकंप आया था गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भुज शहर के में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थान पर आग लगी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल में घोषणा राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति में घोषणा किया। दूसरा, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षक की मौत की आशंका है। तीसरा पॉइंट, भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप में 3 दिन के बाद भी हर व्यक्ति एक भोजन, कंबल और दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक है। चौथा, भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गई हैं। मुख्यमंत्री के केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र में वित्तीय सहायता मांगी। ये थोड़ा सा मतलब भुज में जो आया था भूकंप 2001 में उसके बारे में पेपरों की कटिंग की ये बात कर रहे हैं। वस्तुतः अध्ययन। क्रियाकलाप। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचार में इस तरह से है। अब मुख्य स्थलाकृति, पहले ये बॉक्स देख लेते हैं। बॉक्स में क्या लिखा? विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात ये बहुत दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एंजल अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया है और अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा है। अफ्रीका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया है। और एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा है उत्तरी अमेरिका में, वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका के जैन सबसे ऊंचा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती हैं। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। सीधे प्रश्न पूछता अपर्दन किसे कहते हैं? जो मतलब जो पवनें होती हैं, जल होती हैं, उसके द्वारा जो कटाव के कारण जो परिवर्तन होता है उसे अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान का निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल एवं खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब इस तरीके से गिरती है तो जलप्रपात। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं, बड़े मोड़ों को, जब मैदानी में। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। जैसे ये नदी कभी इधर से जा रही है तो अचानक ये बन गया तो ये चाप झील बन गया, यहाँ से कट गई इस तरीके से। जैसे कोसी हमेशा चेंज करती रहती है।
कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण बन करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे गंगा है, ऐसे ऐसे सुंदरबन डेल्टा में आप देखेंगे इस तरीके से विभाजित हो जाती है। बांग्ला विश्व की कुछ नदियों का नाम ढूंढे तो डेल्टा का निर्माण करती हैं, हो जाती हैं, जिनको वितरिका कहते हैं। मतलब ये जो समुद्र में मिलती हैं और ये कई धाराओं में होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? वितरिका बोलते हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। वितरिका किसे कहते हैं? जो मुख्य धारा से कई भागों में शाखाओं में विभक्त हो जाएं, उन्हें वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसाद के समग्र से डेल्टा का निर्माण होता है। तटीय मेहरबा इस तरीके से समुद्री गुफाएं। समुद्री तरंग की कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती हैं, जिसे दरार विकसित होता है। समय के साथ ये बड़ी चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। जैसे टकरा के वहाँ पे बना दें, इस तरीके से समुद्री गुफा हो जाती हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। ये बर्फीली नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिबे के कुछ चित्र एकत्र कर प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार में सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग को अपेक्षा नीचे भाग को आसानी से काटती है। ऊपरी भाग की अपेक्षा आसानी से इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिनको बालू टीबा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। प्लेट क्यों घूमती है? बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या है? अपर्दन क्या है? बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? बालू टीबा क्या है? समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? चाप झील क्या है? इन सब के आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे।
इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं नहीं है? सैल नहीं है और क्या, समुद्री गुफा किनारा ऐसा। हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? हिमोड है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? जाहिर सी बात है, ज्वालामुखी होगा। छत्रक सैल पाई जाती है हिमनद में। चाय चाप झील यहाँ पाई जाती है हमेशा, नदी घाटी पे चाप झील हमेशा पाई जाएगी। तो इस तरीके से आप हर क्वेश्चन के अगर 60% आंसर चैप्टर के दे ले रहे हैं तो इसका मतलब चैप्टर क्लियर है, सही है। और ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इधर अब ज्योग्राफी अच्छे से स्टार्ट हो रही है, सही है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा शेयर करें और कुछ कमेंट करके बताएं और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।